हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 26 मई का डीडी न्यूज। और आज जिंदाबाद और डीडी न्यूज को शुरू हुए पूरे 100 डेज हो चुके हैं और इसीलिए आज का डीडी न्यूज कुछ खास है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की लीडरशिप वाली बेंच ने कहा है कि एसआईआर मनमाना नहीं है और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए स्पेशल प्रोसेस अपनाने का राइट है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कल यानी कि थर्सडे को रिजाइन कर सकते हैं। पार्टी उनकी जगह डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सीएम बना सकती है। वेस्ट बंगाल की फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी के अगेंस्ट सिलीगुड़ी साइबर स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में हुई ईद के एक इवेंट में सनातन और हिंदू धर्म को लेकर ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर पर्वत नैनी हरीश ने पाकिस्तान पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लगातार बढ़ावा देता रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत से ही पाकिस्तान की ओर से अटैक्स हुए थे जिनका मकसद इंडियन एरियाज पर कब्जा करना था। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सुबह आसाराम की सजा पर डिसीजन ले लिया है। हाईकोर्ट ने माइनर की सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को बरकरार रखा है। आसाराम फिलहाल इंटरिम बेल पर है, लेकिन उसे अब सरेंडर करना होगा। ईडी ने आज केरलम के फॉर्मर सीएम पिनराई विजयन के रेजिडेंस के साथ ही 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी उनकी बेटी की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन से जुड़े हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इंडियन एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस के ओनर बायजू रविंद्रन को सिंगापुर की एक कोर्ट ने 6 मंथ जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया है कि रविंद्रन ने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स छिपाए थे। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया गया है। कर्नाटक के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर रजनी एम ने बीबीसी हिंदी से कहा है, हमने सभी 4 सीरो टाइप का टेस्ट किया है। हमें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिपोर्ट मिल गई है। ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एकेडमिशियन माइकल डेनिनो ने कहा है कि एनसीईआरटी थ्रू देम अंडर द बस। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि एनसीईआरटी कोर्ट में एक ब्रॉडर विजन रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही बिना कंसल्ट किए गए उन्हें सभी कमेटी से हटा दिया गया। ये मैटर एनसीईआरटी में जुडिशियल सिस्टम वाले चैप्टर से रिलेटेड है। मार्च में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माइकल डेनिनो का ये पहला इंटरव्यू है। केरलम गवर्नमेंट ने अपना एंटी करप्शन कैंपेन प्रोजेक्ट 0 शुरू कर दिया है। इसके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रिश्वत मांगते वीडियो रिकॉर्डिंग विजिलेंस पोर्टल पर अपलोड करने वालों को 5000 रुपीज इनाम देगी। गुजरात के गिर फॉरेस्ट एरिया में 5 शेरों की डेथ के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि 2 कब्स की डेथ बाबेसिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुई है। 3 शेर नेचुरल कॉजेस और आपसी लड़ाई में मरे हैं। इजराइल की ओर से लेबनान में किए गए अटैक्स में दर्जनों लोग मारे गए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि रीसेंट अटैक्स में कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आईआईटी कैंपसेस में लगातार बढ़ रहे स्टूडेंट सुसाइड केसेस को सीरियस प्रॉब्लम बताते हुए सभी इंस्टीट्यूट्स में हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी's रीसेंट रिपोर्ट, 2024 में देश में स्टूडेंट सुसाइड के मामले 4.3% बढ़कर 14,488 हो गए, यानी कि ऑन एवरेज हर 36 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के पहले दिन इंडिया के डी गुकेश और आर प्रागनंदा ने अपने अपने कॉम्पिटिशन्स में टाई ब्रेकर के जरिए शानदार जीत दर्ज की है। तो वहीं डेब्यूटेंट दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजून को चौंकाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को अपने घर में ही हार का सामना करना पड़ा। सालों तक इंडिया के लिए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन वाज अ मेजर कंसर्न। तो वहीं कई देश इसीलिए परेशान थे कि उनका बर्थ रेट कम हो रहा था, यानी कि उनके देश में कम बच्चे पैदा हो रहे थे। इंडिया में भी अब यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाल ही में 2024 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ये सामने आया कि ज्यादातर इंडियन स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। सो बेसिकली 2.1 को रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट माना जाता है। मतलब कि देश की हर एक फर्टाइल महिला को ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा करने होंगे ताकि पॉपुलेशन स्टेबल रहे। अगर इससे ज्यादा बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी और कंट्री के रिसोर्सेज पर बर्डन बढ़ेगा, जैसा कि पिछले दशक में देखा गया। तो वहीं अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी और इंडिया में अब यही हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द एसआरएस रिपोर्ट, दिल्ली का फर्टिलिटी रेट देश भर में सबसे कम विच इज 1.2 है। देश में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी और जल्द ही नेगेटिव भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि देश में यंग लोगों का नंबर कम हो जाएगा, यानी कि वर्किंग या कहीं फिर एक्टिव पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा।
इसी कंसर्न की वजह से हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 या फिर उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर एक इंसेंटिव अनाउंस किया है। यहाँ 3rd चाइल्ड होने पर 30,000 रुपीज और 4th चाइल्ड होने पर 40,000 रुपीज गवर्नमेंट की ओर से दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 1,000 रुपीज पर मंथ फॉर 5 years फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 18 years, वर्क फ्रॉम होम, प्रोविजन फॉर मदर्स, लॉन्गर मैटरनिटी लीव्स एंड मच मोर। आंध्र प्रदेश में महिलाओं को मां बनने के लिए या फिर ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए ये दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। माने कि ऐसा क्या हुआ कि पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पछाड़ने वाला इंडिया अब खुद ही पॉपुलेशन क्राइसिस के मुहाने पर है। दशकों तक इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात होती रही, सरकारें फैमिली प्लानिंग की बात कर रही थी, बच्चे 2 ही अच्छे का नारा घरों बाजारों की दीवारों पर आमतौर पर नजर ही आ जाता था। तो इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि कई सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स का मिला जुला असर है। तो सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है, हायर एजुकेशन तक वो पढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हेल्थ और अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो रही हैं। पढ़ रही हैं तो काम भी कर रही हैं, वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं। इसके अलावा करियर के लिए यंगस्टर्स लेट शादियां कर रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंटहुड डिले हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बच्चों को रेज करने का खर्चा, एजुकेशन कॉस्ट, मेडिकल बिल, सब कुछ बढ़ रहा है। ऐसे में कई यंग कपल्स फैमिली स्टार्ट करने को एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह देख रहे हैं, यानी कि महंगाई एक बड़ी वजह है। दोनों पार्टनर्स वर्किंग, मगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज और अर्बन सोसाइटी चाइल्ड सपोर्ट के लिए रेडी नहीं है। कुछ कपल्स एनवायरमेंट क्राइसिस की वजह से भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अब आने वाले कुछ सालों में ही ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि ये गिरता फर्टिलिटी रेट गिरता ही रहेगा या फिर हमारी पॉलिसी मेकर्स इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेंगे। अमेरिका और क्यूबा कभी भी जय वीरू नहीं थे, मगर अब उन दोनों में से एक गब्बर हो गया है। कौन हुआ है वो आपको गेस करना है। हुआ यह है कि अमेरिका ने क्यूबा को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर उस पर ऑयल ब्लॉकेड लगा दिए हैं, सैंक्शंस, और इसके साथ ही क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर मर्डर का इंडिक्टमेंट भी। इंडिक्टमेंट माने एक फॉर्मल रिटन एक्यूजेशन जो कोई प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी या ग्रैंड ज्यूरी इशू करती है। अब कास्ट्रो ने ऐसा किया क्या था? तो फरवरी 1996 की बात है, 30 साल पुरानी। क्यूबा के फाइटर जेट्स ने 2 सिविलियन प्लेन्स मार गिराए थे। ये प्लेन्स मियामी में रहने वाले क्यूबन एग्जाइल लोगों के थे। इनमें से 4 लोग मारे गए, जिनमें से 3 थे अमेरिकन सिटीजन। उस वक्त क्यूबा के आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर थे कास्त्रो। अब अमेरिका ने उन पर और 5 और लोगों पर कॉन्स्पिरेसी, मर्डर और एयरक्राफ्ट को डैमेज करने के आरोप लगाए। अगर दोषी पाए गए तो उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। ट्रम्प ने तो साफ कर दिया था कि उन्हें भाई हवाना की लीडरशिप बदलनी। खुले तौर पर कह दिया था कि क्यूबा गिरने के लिए तैयार है और एक फ्रेंडली टेकओवर की धमकी दे दी थी। फ्रेंडली भी, धमकी भी। क्यूबा का कहना है कि दिस इज अ पॉलिटिकली ड्रिवन मूव एंड इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनेल ने यहां तक कह दिया कि इंडिक्टमेंट क्यूबा पर मिलिट्री अग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है। मगर इस ब्लॉकेड की वजह से क्यूबा की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। वेनेजुएला और मेक्सिको पहले क्यूबा को तेल देते थे, लेकिन जनवरी से उन्होंने भी बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी थी। अब गब्बर कौन है अब तक आप समझ गए होंगे। सिर्फ एक रशियन टैंकर क्यूबा तक पहुंच पाया था। नतीजा ये रहा कि बिजली नहीं आ रही है, हॉस्पिटल्स ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, खाना, दवाई, ईंधन, सब चीजों की कमी है। हवाना की सड़कों पर लोग जलता हुआ कचरा डंप करके रास्ता बंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अमेरिका ने $100 मिलियन की मदद का ऑफर किया था, लेकिन शर्त के साथ। शर्त यह कि पैसा सीधा क्यूबा की सरकार को नहीं, कैथोलिक चर्च और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बंटेगा। क्यूबा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो तो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का प्रेफरेंस है, लेकिन पीसफुल अग्रीमेंट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर भी क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी कह दिया कि भाई रूबियो मिलिट्री अग्रेशन को हवा दे रहे हैं। क्यूबा के आसपास अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट आज की हालिया स्थिति में उड़ रहे हैं और उन्होंने ट्रांसपॉन्डर्स जानबूझकर ऑन रखे हैं ताकि क्यूबा देख सके कि कोई उन्हें देख रहा है। यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि क्यूबा के पास 300 ड्रोन्स और वहां ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर्स मौजूद हो सकते हैं। चाइना और रशिया अमेरिका की इस प्रेशर कैंपेन की निंदा कर रहा है, लेकिन किसी ने भी अभी मिलिट्री इंटरवेंशन की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की भी। क्यूबा क्या कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन तैयार है।
रिसेंटली सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम सिस्टम को लेकर एक बड़ा इशू सामने आया है, जिसने बोर्ड की डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीन ये है कि सीबीएसई ने इसी साल ओएसएम को ट्रांसपेरेंसी और फास्ट चेकिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया था। इसमें स्टूडेंट की आंसर शीट को स्कैन करके एग्जामिनर डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करते हैं ताकि ह्यूमन एरर कम हो और ओवरऑल प्रोसेस फास्ट हो जाए। सुनने में सिस्टम अच्छा लगता है, राइट? लेकिन रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद ही पूरा सिस्टम कंट्रोवर्सी में आ गया। पूरा मामला तब एक्सप्लोड हुआ जब दिल्ली के क्लास 12th के स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव ने फिजिक्स के एग्जाम में कम मार्क्स आने पर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। वेदांत ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि सीबीएसई ने उसकी फिजिक्स आंसर शीट की जो स्कैन कॉपी अपलोड की है वो उसकी है ही नहीं। उसने स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया कि हैंडराइटिंग, आंसर और पूरा राइटिंग स्टाइल अलग है। पोस्ट वायरल होने के बाद शुरुआत में कई लोगों ने उसे ट्रोल भी किया, कुछ ने तो उसे पाकिस्तानी तक बोल दिया। पब्लिक प्रेशर और केस की सीरियसनेस को देखते हुए सीबीएसई ने इंटरनली इशू चेक किया एंड फाइनली एडमिट कर लिया कि आंसर शीट में मिक्सअप हुआ था। बाद में बोर्ड ने वेदांत को उसकी करेक्ट कॉपी भेजी और मार्क्स रिवाइज करने का अश्योरेंस दिया। इस पूरे सीन के बाद कई और स्टूडेंट सामने आने लगे। किसी ने कहा कि उसकी केमिस्ट्री शीट में अलग हैंडराइटिंग थी, किसी ने मिसिंग पेजेस का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पे #OSM फेल्ड चलने लगा और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर आंसर शीट ही मिक्स हो सकती है तो मार्क्स पर भरोसा कैसे किया जाए। इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब एक टीन रिसर्चर ने OSM पोर्टल में सिक्योरिटी फ्लॉज होने का दावा किया। हालांकि सीबीएसई ने साफ कहा कि एक्चुअल इवैल्यूएशन पोर्टल हैक नहीं हुआ था, सिर्फ एक टेस्टिंग साइट की बात हो रही थी। लेकिन नीट पेपर लीक जैसे केस के बाद ये मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आईपीएल 2026 अपने अंतिम हफ्ते में है, क्वालिफायर्स हो चुका है, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है। इस बार का आईपीएल रिकॉर्ड्स और स्टैट्स हैवी रहा। बहुत कुछ पहली बार हुआ। इस बार आईपीएल में वो चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। इस सीजन पीछा करते हुए खेलने वाली टीमों का ऐसा दबदबा दिखा कि आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार सबसे ज्यादा मैच चेज करने वाली टीमों ने जीते। केकेआर की मुंबई इंडियंस पर जीत इस सीजन की 42वीं सफल रन चेज बनी और आईपीएल का ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट गया। एसआरएच ने आईपीएल 2026 में 9 बार 200 प्लस रन का आंकड़ा चेज किया। इसके साथ टीम ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया जो गुजरात टाइटंस ने 2025 में बनाया था। गुजरात ने 8 बार ये कमाल किया था। आईपीएल हिस्ट्री के 19वें सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 200 प्लस स्कोर बने। कुल 61 बार लीग स्टेज मैचों में 200 प्लस स्कोर बने। इससे पहले आईपीएल 2025 में 52 बार यह कारनामा हुआ था। सबसे खास बात यह रही कि 2022 तक किसी भी सीजन में 20 से ज़्यादा बार 200 प्लस स्कोर नहीं बने थे। सिर्फ बड़े स्कोर ही नहीं बने बल्कि बड़े टारगेट का पीछा करना भी आसान हो गया। इस बार 16 बार 200 प्लस टारगेट का पीछा करते हुए मैच जीते गए जो किसी भी सीजन में सबसे ज़्यादा है। आईपीएल 2026 में अब तक कुल 1349 छक्के लग चुके हैं जो आईपीएल हिस्ट्री के किसी भी सीजन में सबसे ज़्यादा हैं। अब बल्लेबाजी की बात करें तो केएल राहुल ने 67 बॉल्स में 152 रन ठोक दिए और आईपीएल हिस्ट्री में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस सीजन एक नया सुपरस्टार पैदा हुआ, वैभव सूर्यवंशी। उम्र कम लेकिन बल्लेबाजी ऐसी कि बड़े बड़े गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस हिल गया। वैभव आईपीएल हिस्ट्री में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इसके अलावा वैभव बतौर इंडियन बैट्समैन एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। उनके नाम अब तक 53 सिक्सेस दर्ज हैं। ओवरऑल सूची में क्रिस गेल 59 सिक्सेस के साथ नंबर 1 पर हैं और अगर वैभव की टीम फाइनल तक पहुंची तो कौन जानता है कि शायद गेल का रिकॉर्ड भी टूट जाए। रिकॉर्ड्स की बात हो और किंग कोहली का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विराट कोहली आईपीएल हिस्ट्री के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में 9000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही कोहली आईपीएल में 9 सेंचुरी लगाने वाले पहले बैट्समैन भी बन गए हैं। अब गेंदबाजी की बात। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी की, पर्पल कैप की रेस में दबदबा बनाया और आईपीएल हिस्ट्री में अपना 20वां 3 विकेट हॉल लेकर नया माइलस्टोन बना दिया। वहीं मोहम्मद शमी आईपीएल में इनिंग्स की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। शमी 6 बार पहली गेंद पर विकेट ले चुके हैं और आखिर में वो पल जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया। आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एमएस धोनी पूरे लीग स्टेज में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक भी मैच नहीं खेले। इस बीच धोनी के रिटायरमेंट की अटकलों के बीच फैंस अब प्रे कर रहे हैं कि थाला अगले बरस जरूर खेलना। ये तो हुआ इंडिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स का अपडेट। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल की। दुनिया तैयार है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है। 11 जून 2026 से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। इस बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी और कुल 104 मुकाबले होंगे।
ओपनिंग मैच मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एस्टेडियो एज़टेका में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। ग्रुप स्टेज 27 जून तक चलेगा। इसके बाद राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के जरिए दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन टीमें फाइनल तक पहुंचेंगी। इस बार नया फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा, जहां 12 ग्रुप होंगे और कई थर्ड प्लेस टीमें भी नॉकआउट तक पहुंच सकती हैं। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन पर सबकी नजरें होंगी। लियोनेल मेसी, शायद आखिरी वर्ल्ड कप। 2022 में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने के बाद अब नजरें उनके इस लास्ट मिशन पर होंगी। इसके अलावा 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। उन्होंने 2003 में पुर्तगाल की नेशनल टीम में डेब्यू किया था। एक इंडिविजुअल के तौर पर वो अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन अपनी टीम को यही एकमात्र बड़ा खिताब ना दिला पाने की कसक हमेशा उनके मन में रही है। अब इसे पूरा करना जरूर चाहेंगे। अगला नाम है किलियन एम्बापे का। फ्रांस का वो सुपरस्टार जिसने कम उम्र में ही दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। 2018 में वर्ल्ड कप जीत चुके एम्बापे 2022 में भी फ्रांस को फाइनल तक ले गए, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पहले ही वर्ल्ड कप में 12 गोल कर चुके हैं। अगला नाम नेमार जूनियर। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों फैंस की उम्मीदें नेमार के कंधों पर होंगी। क्या नेमार वो सपना पूरा कर पाएंगे जिसका इंतजार ब्राजील 2002 के बाद से कर रहा है। नेक्स्ट है जूड बेलिंगहैम, इंग्लैंड की नई पीढ़ी का सबसे बड़ा नाम। मिडफील्ड का ऐसा खिलाड़ी जिसमें ताकत भी है, क्लास भी है और मैच बदलने की कैपेबिलिटी भी। इंग्लैंड को इस बार अपने इस युवा स्टार से बहुत उम्मीदें होंगी। 12 मई को शुरू हुआ कैन फिल्म फेस्टिवल 23 मई को खत्म हो गया। रोमानिया से आई फिल्म फ्योर्ड ने पाम डॉर जीता। रशिया से आई मिनोटॉर वन द ग्रां प्री। हावियर कैल्वो और हावियर एम्ब्रोसी एंड पावेल पर्लोस्की शेयर्ड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द ब्लैक बेल एंड फादरलैंड। इन सब के बीच सवाल ये था कि इंडिया कहाँ था भाई रेड कारपेट पे। हमारे सेलिब्रिटीज से लेके इन्फ्लुएंसर्स ने रेड कारपेट से अनगिनत फोटोज डाली। ऑन द डेली बेसिस उनके अलग अलग रेड कारपेट लुक्स बाहर आ गए थे, पर ऐसा भी नहीं था कि सब रेड कारपेट पे ही थे। कुछ लोगों को याद था कि कैन स्टिल इज अ फिल्म फेस्टिवल, और FTI स्टूडेंट और फिल्म मेकर महर मल्होत्रा उनमें से ही एक है। उनकी शॉर्ट फिल्म परछावे मसिया गाता दे कैन की ल सिने कैटेगरी में स्क्रीन हुई थी। इस फिल्म का इंग्लिश टाइटल शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स है। इस साल कैन में कम्पीट करने वाली ये इकलौती इंडियन फिल्म थी। उसके अलावा मलयालम फिल्म मेकर जॉन अब्राहम की अनरिलीज फिल्म अमा अरियन को भी रिस्टोर करके स्क्रीन किया गया था। हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़ा से लेकर इतनी लैंग्वेजेस में फिल्में बनाते हैं। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हम ही बना रहे हैं, फिर हमारी फिल्म कैन क्यों नहीं जा पा रही? क्या हम अच्छी फिल्में नहीं बना रहे? ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा का मानना है कि अपने यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। लेट मी पॉइंट इट आउट कि कैन सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है, वहाँ दुनिया भर के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। आपने फिल्म लेकर जाओ, उनमें से किसी को सही लगी तो वो आपको ऑफर देंगे कि हम इसे अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस तरह से आपकी फिल्म को वाइडर रीच, एक बड़ी ऑडियंस मिलेगी। गुनीत का कहना है कि साउथ कोरिया और फ्रांस जैसी जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट अपने फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करती है ताकि वो अपनी फिल्म दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ले जा सकें। इंडिया में इस तरह का सपोर्ट, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, यही मिसिंग है। ऑन दी अदर हैंड, अनुराग कश्यप मानते हैं कि अपने यहाँ कैन को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है। फिल्म मेकर्स को नहीं पता कि कैन कैसे फंक्शन करता है, किस टाइम फ्रेम में आपको फिल्म बनाकर सबमिट करनी होती है। उसके अलावा प्रोड्यूसर्स को भी एक डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर डायरेक्टर अपनी फिल्म बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले गया तो प्रोड्यूसर का क्रिएटिव कंट्रोल चला जाएगा, इसलिए भी वो फिल्म को नहीं भेजते। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच आपकी जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गिरा है। पिछले कुछ ही दिनों में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बैक टू बैक कई बदलाव हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7.5 रुपीस प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ भी चुके हैं, और दिल्ली NCR में CNG भी महंगी हो गई है। ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर लगने वाला झटका नहीं है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपके पूरे घर के बजट को बदलने वाला है। बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि इस फ्यूल प्राइस हाइक का आपकी जिंदगी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर। ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनकी कुल रनिंग कॉस्ट का लगभग 55% हिस्सा सिर्फ ईंधन यानी कि फ्यूल में जाता है। जब लगातार 4 बार दाम बढ़ेंगे तो माल ढुलाई महंगी होगी। इसका सीधा दूसरा असर दिखेगा आपके डेली कंजम्पशन बास्केट पर। जब फल, सब्जियां और दालें, अनाज मंडियों तक महंगे ट्रकों में आएंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, यानी आने वाले हफ्तों में रसोई का खर्च और बढ़ने वाला है। दूध और ब्रेड के दाम तो पहले ही बढ़ चुके हैं।
सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसे एफएमसीजी कंपनियां जो रोजमर्रा का सामान बनाती हैं, उन पर भी इनपुट कॉस्ट का दबाव है। कंपनियों के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 5% बढ़ा देंगे या फिर ग्रामेज डिडक्शन करेंगे, यानी कि पैकेज का दाम वही रहेगा लेकिन उसके अंदर मिलने वाले सामान की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब थोड़े बड़े लेवल पर समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि भारत की इकोनॉमी इस बाहरी दबाव के बावजूद मजबूत और रेजिलिएंट है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। अगर सरकार आम जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए सरकार अब 3Fs यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर फोकस करने की बात कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के साथ साथ फर्टिलाइजर के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे हमारा कीमती फॉरेक्स रिजर्व प्रभावित हो रहा है। तो फिर इस समस्या का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? हम कब तक मिडिल ईस्ट के क्राइसिस और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल पर निर्भर रहेंगे? इसके 3 बड़े समाधान हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक फ्यूल प्राइसिंग। ट्रांसपोर्टर्स की एक जायज मांग है कि बार बार छोटे छोटे हाई करने के बजाय एक सिंगल पारदर्शी फ्यूल प्राइसिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि बिजनेस और फ्रेट रेट्स को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सके। दूसरा, ग्रीन एनर्जी और ईवी में तेजी। लॉन्ग टर्म में इसका इकलौता पक्का इलाज यही है कि हम पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता को कम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पर या ट्रक्स का कमर्शियल व्हीकल्स को जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना या क्लियर फ्यूल ऑल्टरनेटिव पर शिफ्ट होना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत को अपने घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट की ओर तेजी से उसे अचीव करना होगा, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके। और इसी तरह से भारत में होने वाले व्हीकल्स को भी डिजाइन किया जाए ताकि कंपैटिबिलिटी बढ़े। इसके अलावा भारत के अर्थशास्त्रियों के साथ जिंगाबाद का शो न्यूज कैन आप देख सकते हैं। इससे आपको और भी बेहतर सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज 27 मई को इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी। जवाहर को भले आज अलग अलग मौकों पर इसलिए याद किया जाता हो ताकि उनके खिलाफ एक अजीब सा खास नैरेटिव सेट किया जा सके, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोलते हैं। देश उन्हें प्यार से पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के नाम से याद करता है। आधुनिक भारत की नींव रखने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। कई बार जेल भी गए। 47 से 64 तक पीएम रहते हुए उन्होंने इसरो, CSIR और DRDO जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करवाई, जिनका काम आज दुनिया देख रही है। हाँ, वो बात अलग है कि IIT और IIM जैसे संस्थानों की नींव रखते समय उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं रहा होगा कि नीट जैसे एग्जाम्स का ऐसा बुरा हाल होने वाला है। उनके बारे में फेक नैरेटिव फैलाने वालों के भी अपने इस सिस्टम का शिकार हो रहे होंगे और उनके मन में ये पीड़ा जरूर होगी कि उन्होंने गलत टाइम पर सही इंसान को गलत इंसान बना दिया। वो ऐसे पीएम थे जिन्होंने डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने पर जोर दिया। आज उनकी एनिवर्सरी पर देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज की बुक रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, दर्पण की है। उनकी ऑल टाइम फेवरेट किताब ड्रॉपिंग एशेज ऑन बुद्धा, जिसे जेन मास्टर सेयुंग सान के लेटर्स, डायलॉग्स और डायरेक्ट टीचिंग्स के थ्रू कंपाइल किया गया है। ये कोई ऐसी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल बुक नहीं है जो आपको शांत बैठना सिखाए। ये किताब आपके दिमाग पर एक जोरदार हथौड़े की तरह काम करती है। अगर आप लाइव थॉट्स और खुद की रियलिटी को बिल्कुल एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट माइंड ओपनर है। किताब आपको जेन स्टोरीज के थ्रू एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट में ले जाती है। फॉर्म इज फॉर्म, एम्प्टीनेस इज एम्प्टीनेस। सोचिए, जो रूप है वो रूप है, जो शून्यता है वो शून्यता है। आमतौर पर हम चीजों को लेबल से जानते हैं, ये अच्छा ये बुरा है, मैं कहूँ वो ठीक ये ठीक। लेकिन जेन कहता है कि जब आप उस सारे थॉट्स, अपनी सारी थियोरीज और अपने ईगो को साइड में रखते हैं, तब आप कोट अनकोट डोंट नो माइंड में पहुंचते हैं। इसी ब्लैंक स्टेट में आपको समझ आता है कि चीजें जैसी हैं बस वैसी ही हैं। आसमान नीला है, बिल्ली सफेद है और पानी बह रहा है, बिना किसी जजमेंट के। लाइफ को उसकी प्योर फॉर्म में देखना ही असल फ्रीडम है। इस किताब की सबसे अनोखी बात है इनके क्वान यानी वो अजीब अतार्किक सवाल या पहेलियां जिनके जवाब आपका लॉजिकल दिमाग कभी दे ही नहीं सकता। जैसे अगर किसी घने जंगल में एक पेड़ गिरता है और वहां उसे सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, तो क्या उसके गिरने की कोई आवाज हुई? या तुम्हारे दादाजी के जन्म से पहले तुम्हारी शक्ल कैसी थी? या फिर किताब का टाइटल ही ले लीजिए, अगर कोई बुद्ध की मूर्ति के सामने राग गिरा दे तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसे मारते हैं तो आप बुद्ध से अटैच्ड हैं, अगर आप कुछ नहीं कहते तो आप जेन मास्टर नहीं हैं। अब बताइए असली जेन क्या है? मास्टर सेयुंग सान इस कंफ्यूजन के जरिए आपके सोचने के पैटर्न को पूरी तरह से क्रश कर देते हैं। ये किताब पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप खुद मास्टर के सामने बैठे हैं और वो आपके अंदर के डर, एंग्जाइटी और अटैचमेंट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
ये हर उस इंसान के लिए है जो इस बात से परेशान रहता है कि मैं कौन हूं और ये मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो काम कैसे करता है। क्योंकि ये किताब आपको ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपके सारे बने बनाए ज्ञान को छीन लेती है ताकि आप सच का सामना कर सकें। तो आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।